हो वी चेंज आवर फ्रेंड बट नेवर चेंज आवर नेबर। हम अपने दोस्त को तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। भारत सरकार की पड़ोसी देश के संबंध में नीति इसी फिलॉसफी पर आधारित है। इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत संबंध को बढ़ाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए, लेकिन हमारे दो महत्वपूर्ण पड़ोसी, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। पाकिस्तान का आतंकवाद ही राजधर्म है जबकि चीन का विस्तारवाद उसका राजधर्म है। इतना ही नहीं, चीन के द्वारा भारत पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मध्यस्थ राज्य के ऊपर भी नियंत्रण रखा जाता है और मध्यस्थ राज्य के माध्यम से भारत पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के साथ भारत भूटान संबंध, भूटान चीन संबंध और भूटान चीन संबंध का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पे डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं क्या है भूटान एक मध्यस्थ राज्य है। मध्यस्थ राज्य दो शक्तिशाली राष्ट्र के मध्य अवस्थित होता है, जो दोनों शक्तिशाली राज्यों के मध्य के टकराव को सामान्यतः कम करता है। जैसा कि भूटान में आप देख पा रहे होंगे, यह चीन है और यह इंडिया है, दोनों के मध्य अवस्थित है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, मध्यस्थ राज्य नेपाल भी है और मध्यस्थ राज्य भूटान भी है। मध्यस्थ राज्य नेपाल और भूटान दोनों होने के बावजूद भूटान और नेपाल में डिफरेंस है। भूटान कभी चाइना कार्ड प्ले नहीं करता है, भूटान नेवर प्लेड चाइना कार्ड, लेकिन नेपाल जो है वह चाइना कार्ड प्ले करता है। अब ये चाइना कार्ड क्या है? यह चाइना कार्ड है क्या? नेपाल कभी चीन के पक्ष में अपने झुकाव को प्रस्तुत करता है अधिक से अधिक सहायता लेने के लिए, कभी भारत के पक्ष में अपने झुकाव को प्रस्तुत करता है और दोनों देश से नेगोशिएट करता है और अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन भूटान ऐसा कभी नहीं करता है। भूटान भारत का एक अच्छा पड़ोसी है जिससे हमेशा मित्रवत संबंध रहे हैं। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा मिलती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान लैंड लॉक्ड कंट्री भी है, अर्थात इसकी कोई तटीय सीमा नहीं। ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये कुछ आधारभूत जानकारियां हैं भूटान के बारे में। इस वीडियो में हम लोग भारत भूटान संबंध के बारे में देखेंगे और भारत भूटान संबंध के साथ साथ भूटान चीन संबंध का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को भी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं भारत भूटान संबंध क्या है। भारत भूटान संबंध अगर देखा जाए तो भारत भूटान संबंध ऐतिहासिक रहा है और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और काफी मजबूत रहे हैं। यही कारण है भारत को आजादी के रूप में प्रथम मान्यता देने वाले देश की सूची में भूटान फर्स्ट स्थान पे है। साथ ही साथ 1949 में ट्रीटी एंड फ्रेंडशिप कॉर्पोरेशन के द्वारा भी भारत भूटान संबंध में मजबूती आई है और भारत भूटान संबंध में मजबूती आई है। लेकिन 2007 में कुछ परिवर्तन आए हैं। 2007 का क्या परिवर्तन है इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे बिग ब्रदर सिंड्रोम जैसा एक आरोप भारत पर लगाया जाता है, अर्थात भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है। अर्थात पड़ोसी देशों को वह क्या करता है, वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है या उसके ऊपर अपने अधिकार को जताता है। लेकिन भारत इसको डिनाई करता है, भारत इसको रिजेक्ट करता है। भारत का कहना है हम बिग ब्रदर नहीं है, हम बड़े भाई हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सहयोगपूर्ण और सद्भावनापूर्ण रवैया रखता है और हमेशा पड़ोसी देशों, छोटे पड़ोसी देशों की सहायता करता है। इसी संदर्भ में 2007 तक भारत के द्वारा भूटान की विदेश नीति का निर्धारण होता था। जो भारत के द्वारा भूटान के विदेश नीति के निर्धारण के कारण ऐसा कहा जाता था जो भूटान के सॉवरेनिटी को लेकर के कुछ कंसर्न थे, भूटान के संप्रभुता को लेकर के कुछ चिंताएं थी। इसलिए 2007 के बाद जो है भूटान को अपने विदेश नीति के निर्धारण का अधिकार दे दिया गया है और अब वर्तमान समय में भूटान अपने विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करता है, जो यह प्रमाणित करता है जो भारत बड़े भाई की भूमिका निभाता है, न कि बिग ब्रदर सिंड्रोम जैसे नकारात्मक शब्दों से यह ग्रसित है। और देखते हैं भारत भूटान के संबंध इतने प्रगाढ़ हैं, जो भूटान के जो सिविल सर्वेंट हैं, जो भूटान के सिविल सेवक हैं, उसको भी ट्रेनिंग हमारे यहां भारत में दी जाती है। जो LBS है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है, वहां पे भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भूटान के अधिकारियों को ट्रेन किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेकिन भूटान भी जो है वह भारत को समय समय पर आर्थिक रूप, समय समय पर भू सामरिक दृष्टिकोण से और अन्य नीतिगत मुद्दों पर मदद करता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा जब उल्फा के अगेंस्ट कार्रवाई की गई तो उसमें भूटान के द्वारा सहायता एवं अन्य प्लेटफॉर्म पर भूटान हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। यही कारण है भारत भूटान संबंध न केवल प्राचीन काल में, वर्तमान समय में भी मजबूत है। हालांकि दो देशों के बीच अगर संबंध का निर्धारण हो तो कुछ विवाद के मुद्दे होते हैं और कुछ विरोध के मुद्दे होते हैं। तो भारत भूटान संबंध में जो कुछ सहयोग के मुद्दे होते हैं, भारत भूटान संबंध में विवाद के मुद्दे कम हैं, सहयोग के मुद्दे अधिक हैं। ये भारत भूटान संबंध का कुछ नॉर्मल सा ओवरव्यू है।
इंपॉर्टेंट है हमारा भूटान चीन संबंध और उसका भारत के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। आइए देखते हैं भूटान चीन संबंध भूटान चीन संबंध की वर्तमान समय में क्या दशा है। भूटान चीन बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के 20 टाइम से अधिक बार डायलॉग हो चुके हैं और उस डायलॉग में केवल 3 क्षेत्र को भूटान और चीन के मध्य डिस्प्यूटेड क्षेत्र के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें 2 क्षेत्र इसके नॉर्दर्न पार्ट में है और 1 क्षेत्र इसके वेस्टर्न पार्ट में है। जकरलंग और पासमलंग इसके नॉर्दर्न पार्ट में था और डोकलाम प्लेट्यू इसके वेस्टर्न पार्ट में है। यह 3 पार्ट ही ट्रेडिशनली भूटान और चीन के मध्य डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थे, लेकिन 2020 में चीन ने भूटान के एक और क्षेत्र को डिस्प्यूटेड पॉइंट मींस अपने क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, वह है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना तो चीन के सीमा से मिलता है, ना तो तिब्बत की सीमा से मिलता है, ना ही इसके पूर्व इसके ऊपर कभी अपने दावेदारी प्रस्तुत किया था चीन ने। लेकिन 2020 में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के मीटिंग में उसने फर्स्ट टाइम साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपने दावेदारी प्रस्तुत की। बहुत ही नीतिगत, बहुत ही रणनीति के साथ चीन ने यह दावेदारी प्रस्तुत की है। ये क्या है रणनीति और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं। और फिर चाइना किस तरह से भूटान से इस चारों क्षेत्र को डिस्प्यूटेड बनाकर के क्या नेगोशिएट करना चाह रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे भूटान का यह साक्तेंग क्षेत्र जो है यह हमारे अरुणाचल प्रदेश के क्लोज है। यह भूटान है मान लीजिए, और भूटान का यह साक्तेंग रीजन है, तो अरुणाचल प्रदेश का यह तवांग रीजन है। और तवांग रीजन को चीन जो है वह अपना क्षेत्र मानता आया है और यह विवादास्पद क्षेत्र है। और उसका कहना है यह जो तिब्बत का दक्षिणी भाग जो है यह भारत का क्षेत्र नहीं है बल्कि चीन का क्षेत्र है। तो अगर यह साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यह पोजीशन है दिख रहा होगा आपको, यह साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपने दावेदारी प्रस्तुत करता है, तो उसका जो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रणनीति है, अप्रत्यक्ष उद्देश्य है तवांग क्षेत्र पर अपने दावेदारी को क्या करना, मजबूत करना। दूसरा जो उसका पर्पस है वह चाइना के भूमि विस्तार की नीति का यह अंग भी है। एक साथ कई सारे पॉइंट पर क्या करना, डिस्प्यूट क्रिएट करना। जैसे कि एक पॉइंट यह है, दूसरा पॉइंट यह है, तीसरा पॉइंट यह है, चौथा पॉइंट साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट यह है मान लो। 4 पॉइंट पे डिस्प्यूट क्रिएट करना और 3 पॉइंट के साथ नेगोशिएट करना और 1 पॉइंट को क्या करना, वह ले लेना। तो मतलब नेगोशिएट करके 3 क्षेत्र को रिलेटेड कंट्री को गिव अप कर देना और 1 कंट्री पर अपना परमानेंट अधिकार जता लेना। इसी रणनीति के तहत चीन के साथ नेगोशिएट किया गया है। जो आप जकरलैंग, पासरलैंग और साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अपने दावेदारी को छोड़ दूंगा, भूटान जो है हमें डोकलम गिव अप कर दे, डोकलम पर अपनी दावेदारी को छोड़ दे। लेकिन भूटान ने साफ इसको रिजेक्ट कर दिया है। भूटान इसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। यही प्रमाणित करता है जो भूटान और भारत के संबंध कितने मजबूत हैं, क्योंकि यह डोकलाम क्षेत्र जो है रणनीतिक दृष्टि से, भूसामरिक दृष्टि से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और भारत के लिए इसका महत्वपूर्ण इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जो यह चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी नजदीक है। और यहां पर अगर डोकलाम क्षेत्र पर चीन की सैन्य उपस्थिति हो जाती है, चीन का भूसामरिक प्रेजेंस हो जाता है, तो भारत को इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना काफी कठिन हो जाएगा। और भारत के लिए यह क्षेत्र सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। तो रणनीतिक दृष्टि से यह डोकलाम पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, जिसको भूटान ने चीन को देने से साफ साफ मना कर दिया, किसी तरह के नेगोशिएट करने से साफ साफ मना कर दिया है। अब 1-2 पॉइंट यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है यह पॉइंट, समझिएगा। सबसे पहले तो यह साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फर्स्ट टाइम 2020 में विवादास्पद क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। और यह कब किया गया है, यह ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के समिट में किया गया। यह ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है क्या? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो विश्व स्तर पे, विश्व लेवल पे वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रिजर्वेंस के लिए फंड को एलोकेट करना। तो जब साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फंड एलोकेट किया जा रहा था, तो चाइना ने उसका विरोध किया और चाइना ने स्पष्ट किया जो यह क्षेत्र जो है यह भूटान का क्षेत्र नहीं है बल्कि हमारा क्षेत्र है, अर्थात एक विवादास्पद क्षेत्र। लेकिन इंपॉर्टेंट है जो उस समय, जिस समय यह समिट हो रहा था, उस समय भूटान का प्रेजेंस नहीं था, भूटान वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन भारत के प्रतिनिधि वहां थे और अन्य देश के प्रतिनिधि थे जो चीन के इस
स्टेटमेंट का प्रबल विरोध किया और वर्ल्ड बैंक भी इसको विरोध किया। और फाइनली साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संरक्षण के लिए फंड का एलोकेशन हुआ। तो यहां पे चीन की रणनीति स्पष्ट है। चीन क्या कर रहा है, अपने सीमा विस्तार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अनेक स्थान पे डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, जैसा कि यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहले भी डिस्कस किया। अनेक स्थान पे डिस्प्यूट क्रिएट करेगा और कुछ स्थान पे नेगोशिएट कर लेगा और कुछ स्थान को क्या कहेगा वह, जो यह क्षेत्र अगर आप हमें देते हैं तो इन सब क्षेत्रों पे मैं आपके अधिकार को स्वीकार कर लेता हूं। यह सीमा विस्तार की यह नीति वर्तमान समय चीन के लिए ही हार्मफुल हो गई है, चीन के लिए खतरनाक हो गई है, क्योंकि इसकी सीमा, चीन की सीमा 14 देश की सीमाओं से मिलती है और सभी देश के साथ इसका सीमा विवाद है और वर्तमान समय सभी देश एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। जो आने वाले समय में या तो चीन को अपने सीमा विस्तार की इस नीति से बचना होगा या चीन के साथ इन सभी देशों के सामूहिक युद्ध से कोई नहीं रोक सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो संकेत है वह मिलना शुरू हो गया है। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के सैन्य उपस्थिति, ताइवान के द्वारा चीन का प्रबल विरोध संकेत दे रहा है जो आने वाले दिनों में चीन को अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना ही होगा। तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन था भारत चीन संबंध, भूटान भारत संबंध और उसका भारत पर पड़ने वाला प्रभाव। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो मैं देना चाहूंगा। मैं एक सीरीज, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ग्रेट पर्सनैलिटी है, इस पर मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं। इनके व्यक्तित्व में की क्या विशेषता थी, इनका क्या दर्शन था, इनका क्या फिलॉसफी था, इकोनॉमिक फिलॉसफी क्या थी, सोशल फिलॉसफी थी, इंडिविजुअल सब पे मैं एक एक करके एक सीरीज लेके आ रहा हूं। जैसे कि सपोज दैट अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के क्या आर्थिक दर्शन थे, क्या राजनीतिक दर्शन थे, क्या सामाजिक दर्शन थे। जनरली अगर आम लोग जानते होंगे या अगर आप भी जानते होंगे तो नॉर्मली दो ही कारण से जाना जाता है, एक तो रिजर्वेशन के मुद्दों को लेकर के, दूसरा जो है वह संविधान निर्माण को लेकर के। रिजर्वेशन के मुद्दों के कारण ही एक पर्टिकुलर क्लास जो है वह इनके साथ भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन ही एक इनका आधार नहीं था। रिजर्वेशन का मुद्दा भी जो है वह कहीं से भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करने का आधार नहीं था, उसको गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। इनका इकोनॉमिक फिलॉसफी, डॉक्टर बाबा साहब का इकोनॉमिक फिलॉसफी उस समय जितना प्रासंगिक था उससे अधिक प्रासंगिक आज है। इनका जो सोशल फिलॉसफी था, सामाजिक दर्शन था, उस समय जितने प्रासंगिक थे उससे अधिक आज प्रासंगिक है। तो मैं इस पर एक सीरीज लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो IR बेस्ड हमारा सीरीज चल रहा है उस वीडियो में मैं नॉर्थ ईस्ट, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उस उत्तर पूर्व के राज्य को लेकर के भारत सरकार की क्या नीति है, जो उत्तर पूर्व से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान समय भारत सरकार किस रणनीति को अपना रही है, और साथ ही साथ उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट को भारत के मुख्य भूमि से अधिक जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की जो रणनीति है, पीस, शांति, जो यहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप थे उसके साथ शांतिपूर्ण वार्ता या आक्रामक कार्रवाई करके उसको मेन स्ट्रीम में लाना, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी इन द टर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, और डेवलपमेंट, विकास मींस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों। तो उस संबंध में भारत सरकार की क्या रणनीति है। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो इस नॉर्थ ईस्ट के समस्याओं को सॉल्व करने में वर्तमान समय भारत सरकार कौन कौन से अप्रोच को अप्लाई कर रही है उसके ऊपर होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।